हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूं रविंदर और हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियां। भाग एक और भाग दो हमने कंप्लीट कर रखा है। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आपने क्या करना है, पिछली वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। हम जो है किन्नौर के लोगों तक आ चुके हैं और हमने किन्नौर में रहने वाले नेगियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखने का मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो हमने जो है ना यहाँ पे भाग 2 में वेशभूषा तक छोड़ दिया था। अब हम पढ़ेंगे वेशभूषा, किन्नौर के लोगों की वेशभूषा क्या होती है, ठीक है। किन्नौर के जो एसटीज है, जो वहाँ के ट्राइब है, जनजाति है, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो रहेगी थोड़ी लंबी, 1 घंटा लगभग, ठीक है। इसके बाद हो सकता है एक वीडियो और आए, लेकिन हम इसको कंप्लीटली जगमोहन बलोखरा की किताब को जो है अलौकिक हिमाचल प्रदेश को जो है कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो, मेंस लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखिए। पढ़ाई का तरीका रहेगा जैसे हम स्कूलों में किताबें वगैरह पढ़ते थे, मगर समझाऊंगा अच्छे से, और आपने जो है बड़े ही ध्यान पूर्वक इस वीडियो का एंजॉय लेना है, पेशेंस रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेशभूषा, किन्नौर के लोगों की वेशभूषा। ओके, इनका व्यवसाय ऊन की खेती रहा है। ये वस्त्र भी ऊनी पहनते हैं। हर छोटे बड़े के हाथ में ऊन काटने की लकड़ी रहती है। जैसे ही मौका मिले हुए काटने लग जाते हैं और मीलों तक चलते हुए भी काटते जाते हैं। भेड़ पालना इनका प्रावधान व्यवस्था है। स्त्री पुरुष दोनों फेल्ट कैप जैसी ऊनी टोपी पहनते हैं। टोपी से एक पट्टा जुड़ा रहते हैं जो शीतकाल में कान ढकने के काम आती है। किन्नर स्त्री वेणी गुथती है। देखो, जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर के लोग हैं यार, आपने देखा होगा किन्नौर के टोपियाँ कैसी होती है, सभी को मालूम है, ठीक है। उसमें एक पट्टा सा होता है जो ठंड के लिए काम आता है, जो उसको फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से कुछ होता है। तो अब तो ऐसे फैशन के लिए सभी पहनते हैं इन टोपियों को, बट ये फेमस है, बहुत फेमस है टोपियाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है वेणी गुथनी। वेणी क्या होता है ये? वेणी टोपी के नीचे लटकती है, ठीक है। हर व्यक्ति टोपी पहनता है, जो जैसे मान लो ये एक इसको किन्नौरी टोपी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसमें जो फूल से होते हैं ना लगे हुए, यूं यूं करके, यूं यूं, मुझे लगता है इसको शायद ये वेणी बोलते हैं, ठीक है, वेणी। और ये लटकती रहती है, ठीक है। ओके, वेणी टोपी के नीचे लटकती है। हर व्यक्ति टोपी पहनता है, बिल्कुल। पर्दा तो यहाँ जानते तक नहीं है। स्त्रियां कंबल जैसी मोटी ऊन की साड़ी पहनती है। आपने देखी होगी किन्नौर स्त्री कैसी होती है, ठीक है। वो कंबल के जैसी मोटी ऊन की साड़ी पहनती है, जिसे मौके पर धोकर कंबल के रूप में गरीबी में बेच भी देती है, ठीक है। दोड़ू साड़ी, टेपा या टोपी और चोली उनका वेश है। दोड़ू, उसको बोलते हैं दोड़ू। दोड़ू मतलब साड़ी, ठीक है ना। साड़ी को किन्नौर के लोग क्या बोलते हैं? दोड़ू, ठीक है। टेपा मतलब टोपा, टोपा मतलब टोपी, इसको बोलते हैं कैप। टेपा बोलते हैं कैप के लिए, ठीक है। और चोली, यह उनकी वेशभूषा है। परंतु जैसे गर्मी आती है उसमें प्रायः यह दोड़ू से ही चोली का काम ले लेती है। गर्मी में तो यहाँ पे गर्मी हो जाती थी, तो ये दोड़ू जो है चोली का काम कर लेता है, ठीक है। पुरुष ऊनी पजामा और अचकन बिना कमीज के पहनते हैं। ऊनी जूता, जिसे स्पंद कहते हैं, उसे पहनते हैं। अचकन हुआ यहाँ की प्राचीन वेशभूषा है। बर्फ में चलने के लिए यह बकरी के बालों का जूता बनाते हैं। स्त्रियां कानों में चांदी के आभूषण और गरीब स्त्रियां धातु के आभूषण पहनती है। इसमें से कुछ वर्ड आपने याद रखने, जैसे दोड़ू हो गया, ठीक है, जिसको साड़ी बोलते हैं। टेपा हो गया, ठीक है। तो वेणी टोपी, ये आपने याद रखनी, वेणी किसको बोलते हैं।
तो ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं कई बारी, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या पता आपसे पूछ ही ले कि बकरी के जो बाल होते हैं बकरी के, उसका यूज किस में करते हैं किन्नौर के लोग, तो वो जूता बनाने में उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ के भाषा, भाषा और साहित्य। किन्नरों की भाषा स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब वो अपनी लोकल भाषा भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल देते होंगे, या कोई और भाषा भी बोल देते होंगे, ठीक है। जिसका नाम हमसख्त है। किन्नर की भाषा स्वतंत्र है जिसका नाम हमसख्त है। स्वतंत्र लिपि व्यवहार में नहीं है, ओके। कोई लिखित साहित्य भी नहीं है, ठीक है ना। लोकगीत बहुत सुंदर है, आपको पता होगा किन्नौरी गाने आपने सुने होंगे। नागरी लिपि व्यवहार में आने लगी है। कुछ शब्द पढ़िए, तो ये देखिए किन्नौर के शब्द है, ये हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ती, ती का मतलब होता है पानी, और कई जगह ती को बोलते तीश, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे राजगढ़ में, यहाँ पे तीश को पानी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ किन्नौर में बोलते हैं ती, ठीक है। मकान को यहाँ पे बोलते हैं किम, किम होता है वहाँ का मकान। और जैसे पेड़ को बोलेंगे ये बोलेंग, पेड़ को क्या बोलते हैं बोलेंग, ठीक है। लोटे को क्या बोलते हैं, लोटे को बोलते हैं लाठरी, लाठरी, लाठरी। ये किन्नौर के शब्द ऐसे है। ती बोलते हैं पानी को, किम बोलते हैं मकान को, बोलेंग बोलते हैं पेड़ को, लठरी बोलते हैं लोटे को। तो जब आप कभी किन्नौर जाएंगे ना, तो उनको बोलना कि भाई मुझे ती पिलाओ, ती, वो समझ जाएंगे कि उन्होंने ये पानी मांग रहा है, ठीक है। फिर आपने बोलना है आपका किम कहाँ है, किम, तो समझ जाएंगे कि मकान की बात कर रहा है, मेरा किम यहाँ है। फिर आप बोलेंगे देखिए कितने लंबे लंबे बोलेंग है, बोलेंग मतलब वो समझ जाएंगे कि यार इसको तो भाषा आती है, पेड़ों के लिए बोल रहा है, ठीक है। लठरी बोला आपने, लठरी से मुझे पानी दो, लठरी मतलब लोटा, ठीक है ना। नंग, नंग बोला जाता है थाली के लिए, नंग, थाली के लिए बोला जाता है नंग। दाऊच बोला जाता है बहन के लिए, दाऊच। तेते, तेते बोलते हैं दादा के लिए। आमा आओ, आमा आओ बोलते हैं माता के लिए। नंग बोलते हैं थाली के लिए, दाऊच बोलते हैं बहन के लिए, तेते बोलते हैं दादा के लिए, अम्मा आओ बोलते हैं माता के लिए, माँ के लिए, ओके। किन्नौर में ब्राह्मण नहीं होते हैं, ब्राह्मण या पंडित पुंडित नहीं होते हैं। जब सब संस्कार बिना अग्नि के धूप आदि से आपस में हो जाते हैं, बौद्ध धर्म के गुरु लामा ही जो यहाँ रहते हैं संस्कार करा लेती है। देखो किन्नौर में जो है ना पंडित पुंडित जो है ना ब्राह्मण वगैरह होते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के जो लामा वगैरह होते हैं ना, वही इनके सारे संस्कार करा देते हैं। अब जरा थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं, जरा इतिहास क्या बोलता है इनके बारे में, ठीक है। किन्नौरों की पुरानी राजधानी कहाँ थी, कामरू थी, कामरू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बुशहर के राजा का कोई राज्य नहीं था, तब ठाकुर वहां राज करते थे। यहाँ एक प्राचीन ऐतिहासिक किला है, ठीक है। चारों ओर से उस किले में जो है बंद दीवारें लगी है, दरवाजा एक भी नहीं है। यहाँ पहले आजन्म कैदी रखे जाते थे, जिनको जो उम्र कैद की सजा होती थी ना, ऐसे कैदी यहाँ पे रखे जाते थे। कैदी ऊपर से रस्सों द्वारा भीतर जाते थे और खाना भी उसी प्रकार दिया जाता था। देखो ना, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं था इसमें, दीवारें दीवारें थी, और रस्से के जरिए जो ना कैदी को ना ऊपर भेजा जाता और उसके अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है। और खाना भी उनको जो है ना रस्से के द्वारा दिया जाता था। और एक 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 बार भीतर गया हुआ कैदी बाहर नहीं आता था भाई। देखो ना बैरी, ये यार मतलब इनके जो किले थे इस टाइप के बने थे कि यहाँ से कैदी भागने का मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, कैसे चढ़ना उन दीवारों पे। और मैं तो मतलब इसको इमेजिन कर सकते हैं आप, इनके कैदियों की लाइफ कैसी होती थी। चिन्नी, चिन्नी किन्नर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान और केंद्र है, ठीक है। चिन्नी जो है किन्नर किन्नर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान और केंद्र है। सतलुज नदी के किनारे चिन्नी से 18 मील मोरंग में पांडवों का किला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतलुज नदी के किनारे जो है चिन्नी से 18 मील दूर मोरंग नामक स्थान है, वहां पे जो है पांडवों का किला है। किस स्थान पे पांडवों का किला है, चिन्नी में, मोरंग में, ठीक है। सतलुज नदी के किनारे चिन्नी से 18 मील दूर है ये मोरंग, वहां पे पांडवों का किला है, जो उन्होंने अज्ञातवास के समय एक ही रात में बनाया था।
ऐसा कहा जाता है चीनी से 32 मील दूर लाबरंग में भी ऐसा ही एक किला बताया जाता है। ठीक है। पांडवों के संबंध में गीत किन्नर प्रदेश में सुहागरात के समय गाए जाते हैं। पांडव संस्कृति के फलस्वरूप यहाँ बहुपति प्रथा है ऐसा माना जाता है। बहुपति प्रथा आपको पता है कि एक पत्नी और 2-3 उनके भाई। तो ऐसा कुछ इतिहास हमने अभी पढ़ा किन्नरों के बारे में। देवता की गुलामी। अब देखिए अगला टॉपिक है देवता की गुलामी। ये क्या है अभी पढ़ते हैं जरा। हिमाचल और उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। किन्नर में भी यही बात है। इस बात से तो ठीक लगता है कि यहाँ असंख्य देवी देवताओं की पूजा होती है। गांव गांव में पृथक देवता है और उनके नाम पृथक जायदाद जागीरे है। देखिए ना देवता के नाम जो वहाँ पे अलग अलग देवता और उनके नाम के जो ना जागीरे है जायदादें है। ठीक है। उनसे लोग बहुत डरते हैं। वे नाराज ना हो ऐसा प्रयत्न करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देवता का प्रवेश है। आपने देखा होगा ना कि आपने कभी वीडियोस में देखा होगा किन्नौर के लोग देवताओं को मूर्तियाँ उनकी बना के बीच में कंधों पे रख के उनको ऐसे नाचते रहते हो। तो वो उनके देवता होते हैं, उनसे डरते बहुत है वो लोग वहाँ के लोग। ठीक है। वास्तविक राजा तो देवता ही है। वास्तविक राजा तो देवता ही है। ठीक है ना। वहाँ के देवों की दास्तान में किन्नर बुरी तरह झगड़ा हुआ है। मुख्य देवता तो कोठी की देवी है। किन्नौर के जो मुख्य देवी देवता है वो है कोठी की देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इनसे बहुत डरते हैं वहाँ के लोग। बद्रीनाथ महेश्वर नागल आदि भी प्रधान देव माने जाते हैं। सराहन बाणासुर की राजधानी कही जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाणासुर की राजधानी कहाँ होती थी? सराहन। समझ में आ रही बात। जो असुर था ना एक बाणासुर, उसकी राजधानी थी सराह। तो जरूर यहाँ पे विजिट करना। यहाँ देवी देवता वीर पुरुषों के रूप में ही है। सभी देवताओं पर जो है शराब और मांस चढ़ाया जाता है। बौद्ध देवता मेलों आदि में मंदिर के बाहर नहीं जाते। बौद्ध देवता मेलों आदि में मंदिर के बाहर नहीं जाते। उनका नाम है छोकी योग रक्षक देव। ठीक है। बौद्ध देवता जो है उनका नाम है छोकी योग रक्षक देव। आप इस तरह याद रख सकते कि बौद्ध का जो देखना ना वो योगी की तरह लगते हो। योग जैसे कोई योगी बंदा हो तो आप योग से उनका देवता का नाम रख सकते हैं छोकी योग रक्षक। ठीक है। चीनी के बौद्ध मंदिर में मिट्टी की सुंदर और विशाल मूर्तियां है। भगवान बुद्ध के रंगीन चित्र सुंदर और कलात्मक है। भूत प्रेतों से बचने के लिए भी मूर्तियां बनाई गई है। वर्षा के अभाव में देवताओं को खुश करने के लिए बचा हुआ अन्न भी लोग कारदारों को पुजारियों को दे देते हैं। देवता संपत्तिशाली है। मालगुजारी इन्हें माफ है। अब यहाँ के बड़े बड़े सार्वजनिक मंदिर सब हिमाचल सरकार के नियंत्रण में आ गए हैं। किन्नौर के मंदिरों में बलि एक प्रचलित परंपरा रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि इस पर नियंत्रण लगेगा। आपने यार वीडियो में देखा होगा ना मंदिर के छत के ऊपर चढ़ के बकरों को काट रहे हैं, ऐसे बलियां देते हैं वहाँ पे। तो अब शायद उसको जो ना थोड़ा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि देवता ठीक है वो बलि लेते थे, लेकिन कुछ और चढ़ाओ। किसी जीव की जान लेना थोड़ा ये गलत सा लग जाता है। ठीक है। अब देवता लेते हैं बलि, लेकिन देवता को नहीं होती इसकी जरूरत यार। देवता नहीं मांगता कभी बलि, वो अपने भक्ति से खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो कृपया इसको माइंड मत करिए, लेकिन जीव हत्या गलत बात है। तो ये पढ़े हमने उनके देवी देवताओं के बारे में। देवी देवताओं से बहुत डरते हैं। यहाँ पे एक जो आपने याद रखना है, एक तो जो देवी माँ थी, ठीक है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था कोठी की देवी। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मुख्य चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? सराहान। ठीक है ना। और छोकी योग रक्षक कौन थे? बौद्ध के एक देवता है ये। ठीक है। जो किन्नौर में रहे। बौद्ध देखो किन्नौर लाहौल स्पीति में जो ना बौद्ध धर्म बहुत है फैला वहाँ पे। ठीक है। अब अगला है छूट अथवा तलाक। तलाक को क्या बोलते हैं वहाँ पे? छूट। ठीक है। बहुपति प्रथा के साथ ही किन्नौरों में तलाक की भी प्रथा काफी प्रचलित है। तलाक का अधिकार पत्नी
पति दोनों को है, परंतु तलाक से पूर्व दोनों अपना प्रबंध कर लेते हैं। तलाक की स्वीकृति लड़की के पिता से लेनी होती है, इसलिए जब लड़की अपने मायके आती है तब ही तलाक दिया जाता है। यदि कोई पूर्व पति को मुंह मांगा धन देना पड़ता है, यदि कोई पूर्व पति को मुंह मांगा धन देना पड़ता है, जो लगभग 200 रुपये होता था, परंतु माता पिता की अनुमति से लड़की का जब तक तलाक दिया जाता है तब 5 रुपये 20 रुपये तक ही देना पड़ता है। ऐसे कुछ तलाक वहाँ पे होते थे, तो ये अमाउंट याद रख सकते कितने रुपए देते, तो 200, 5 रुपये और 20 रुपये, ठीक है। और तलाक जो है ना उनके घर में, ऐसा नहीं है कि अपने घर में नहीं, लड़की वालों के घर में जाके ही डिवोर्स करवाना पड़ता है उनका, ठीक है। औरत बिक्री की वस्तु, बिक्री की वस्तु, ये क्या लिख दिया उन्होंने, चलिए पढ़ते जरा इसको। भारतीय संविधान अनुच्छेद 23(1) में लिखा है, मानव पणे स्त्रियों और बालकों को बेचना, खरीदना और बैठ बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस नियम का कोई उल्लंघन अपराध होगा जो विधान के अनुसार दंडनीय होगा। कौन सा अनुच्छेद है, 23(1) में लिखा है ऐसा। तो हिमाचल की सरकार का ध्यान संविधान के उक्त अनुच्छेद पर लंबे समय तक नहीं गया, क्योंकि यहाँ औरतों की बिक्री और बेट बेगार सब कुछ चल रहा था। किन्नौर की बात हो रही है, बहुत ही एक, देखिए एक अलग ही न्यूज होगी तो, ठीक है। तलाक के नाम पर रुपए लेना भी स्त्री की बिक्री ही है। देश के पुराने विधानों में जिस प्रकार नए विधान के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, उसी प्रकार पुरानी प्रदेशीय रीति प्रथाओं को भी कानूनी के रूप में माना जाता है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अदालतों को आदेश दिया जाए कि मुकदमों में स्थानीय प्रथाएं नए संविधान के विपरीत हो, उन्हें आग्रह और अस्वीकार्य समझे। ऐसा करने से नारी जाति की दशा को सुधारने का रास्ता प्रशस्त होगा। मैं तो कुछ और ही समझ गया था, ये तो यार उसकी बात कर रहा है जो उनसे जो दहेज लेते हैं, ठीक है। तो जगमोहन बलोखरा जी का मानना ये है कि जो आप उनसे ये चीज़ें लेते हैं तो वो भी एक और से गलत है, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव ये है कि सरकार जो है ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। किन्नौर में नारी आर्थिक साधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वह स्वयं आर्थिक दृष्टि से हीन है। पुरुष हल चलाने और कुल्हाड़ी का काम करने के अतिरिक्त और कोई विशेष काम नहीं करता है। सब काम स्त्री को ही करने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि खेत में पानी लगाने के लिए यदि रात की बारी हो तो स्त्री रात भर जाग कर खेतों में पानी देती है। यह काम स्त्री का ही है। पुरुष हुक्का पीने में अधिक मस्त रहते हैं। जो पुरुष खेत में स्वयं काम करता है उसे सब लोग दया की दृष्टि से देखते हैं। उसे ये सोचते हैं कि यार ये कर रहा है, खुद काम कर रहा है, ठीक है। इस गरीब के पास स्त्री नहीं है क्या, ऐसा लोग सोचते हैं। जो स्वयं काम कर रहा है, सुबह से रात के 10 बजे तक काम करके भी नारी को शांति नहीं है। रात में उसे अपने पृथक घर में अनेक पतियों का संतोष करना होता है। देखिए यार, ये बहुत ही गलत लगा मुझे ये चीज़। आप जो मर्जी बोलो, ये क्या बात हुई। अगर वो लड़की है, नारी है, तो क्या वही काम करेगी क्या, गलत बात। पुरुष को काम करना चाहिए। और वहाँ के लोगों को जो है ना थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा जो है पढ़ लिख जाना चाहिए, ताकि यार ऐसी घटना ना हो यार। अब वो बेचारी 10-10 बजे तक रात के खेतों में रहेगी, पानी देती रहेगी वहाँ के पौधों को, और वो बढ़िया अपने घर में सोया रहेगा। और अगर वो बंदा खुद काम करेगा तो लोग बोलते हैं कि देखो इसके पास औरत नहीं है क्या, तब तो नहीं कर रहा कहीं ऐसा काम ये। तो ऐसी थोड़ी सी गलत प्रथाएं भी होती है, इस पे रोक लगाने जरूरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बोली इन्होंने, जगमोहन जी ने। जो नारी इतने काम करती है उसका इतना आर्थिक महत्व होते हुए भी वह स्वयं अर्थहीन है। प्रसूति के समय किसी भी प्रकार की दाइयाँ यहाँ नहीं मिलती थी। इस कारण कितनी ही स्त्रियां प्रसव के समय अकाल मृत्यु का ग्रास बनती है। कस्तूरबा ट्रस्ट को
की ओर से सांगला और सराह में नव जागृति हुई है। प्रसूति सेवा कार्य भी इन केंद्रों में होता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति बदलने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने बात बोली ना, क्योंकि यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो उसमें भी जो ना यहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिलती, कई बारी मर मुर भी जाती होगी यार, क्या पता। तो अब तो चलो हॉस्पिटल वगैरह है, लेकिन पहले बड़ी समस्या थी किन्नौर में। ठीक है। प्राइमरी से ऊपर पढ़ने वाले प्रत्येक किन्नर बाला को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। प्रत्येक मिडिल स्कूल के साथ ही कन्याओं के लिए पृथक छात्रावास होना चाहिए। किन्नर देश तक गांधी जी का नाम तो अवश्य पहुंचा है, पर उनका हरिजनोद्धार संबंधी संदेश नहीं पहुंचा है। मनुष्य की छाया से विघृणा करने की बात जो हम पढ़ते हैं वह किन्नर देश में आज भी चलती है। जो हरिजन जंगली पशुओं की देखरेख नहीं डरता, ये क्या लिखा है, जो हरिजन जंगली पशुओं की देखरेख नहीं करता, अकेले घने जंगल में घूमता है, दिन रात परिश्रम करके खाता है, वह हरिजन एक स्वर्ण को देकर कांप जाता है। इसमें स्वर्ण का गौरव नहीं है, वह जंगली पशु से भी नीचे की श्रेणी में चला जाता है। हरिजन सेवक संघ के प्रयत्न से अस्पृश्यता निवारण का कार्य संतोषजनक रूप में प्रगति कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे किन्नौर में अगर ये चीज़ है ना, तो मेरे हिसाब से तो यार बहुत सुधार करने की जरूरत है। और हरिजन भी तो इंसान होते हैं ना यार, अब इतना भी क्या डरना, किस चीज़ से डरना। अगर वो स्वर्णों को देखते तो इसमें क्या है, स्वर्णों का क्या रोल है। ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ भगवान है, नहीं। तो ये चीज़ तो देखो सुधार होनी चाहिए। ठीक है। कास्टिज्म तो देखो ये चेंज होना चाहिए हिमाचल में। वास्तव में किन्नर प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। शीतकाल में बर्फ गिरती है, गर्मियों में बर्फ के पिघलने से वह पानी के रूप में बहती है। चतुर किसान इस पानी को खेतों में ले लेते हैं। जून के मध्य तक प्रायः सब स्थानों पर बर्फ पिघल चुकी होती है, तब यहाँ पीने के पानी का भी कष्ट हो जाता है। वास्तव में उत्तरी पूर्वी मानसून की दृष्टि से यह प्रत्येक क्वेटा बलूचिस्तान की भांति सूखा पहाड़ है। इस प्रदेश के साथ लगे हुए तिब्बत में भी खेती की यही दशा है। मीलों तक जंगल और बंजर पहाड़ है। खेती के योग्य भूमि बहुत कम है, सीधे ऊंचे पहाड़ अधिक है। इसके साथ ही बर्फ अधिक गिरने से खेत बनाना कठिन है। भगवान ने इस प्रदेश को मानो फलों के लिए ही बनाया है। ठीक है। यदि हमारा बस चले तो किन्नर प्रदेश में फलों की खेती कराई जाए और यहाँ के निवासियों को फलों के बदले में अनाज दिलाने की व्यवस्था सरकार द्वारा हो। यदि यह हो जाए तो क्वेटा बलूचिस्तान से सूखे फलों की आयात अनावश्यक हो जाएगी। यहाँ पे सूखे फल अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। किन्नौर में तो क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है ना इतनी अच्छी, यहाँ पे बारिश नहीं होती है और सूखे पहाड़ ही रहते हैं। तो अगर यहाँ पे बागवानी की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो अच्छी फसल हो सकती है। इस प्रकार किन्नर प्रदेश राष्ट्र निर्माण में उचित भाग लेगा और साथ ही साथ उन्नत भी होगा। सोचने वाली बात है। अगर आपसे कोई पूछ ही लेना एग्जाम में कि भाई किन्नौर में क्या सुधार कर सकते हैं हम, आपको क्या लगता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर किन्नौर में जो है ना, जो वहाँ की ज़मीन है वो फल वाले पेड़ पौधों के लिए उचित है। उतनी अच्छी खेती नहीं हो सकती वहाँ पे जितने, अगर आप वहाँ पे बगीचे लगाते हैं, बागवानी करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। तो हम ये सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आगे चलते हैं। बसपा घाटी चमन बलूचिस्तान से कहीं अधिक फल दे सकती है। जो बलूचिस्तान, जो यमन वगैरह है, यमन घाटी है, यहाँ पे जो है ना आप ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत अधिक फेमस है ये। तो उस अगर यहाँ हम किन्नौर में अगर ये चीज़ स्टार्ट कर देना तो वहाँ से अधिक फल ये दे देगी, किन्नौर दे देगी पूरे भारत को। ठीक है। तो हो सकता है अच्छे हो सकता है फ्रूट्स वगैरह। वस्तुतः वर्षा की कमी के कारण किन्नर प्रदेश खेती और जंगल दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तो अंगूर, सेब, खुमानी, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि सूखे फलों को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला है 15, 20 और 18, 20। ये 15, 20 और 18, 20 क्या है देखिए।
सरहान से 2 मील आगे चलने पर किन्नर प्रदेश शुरू हो जाता है। सतलुज के पार 15-20, इस पार 18-20 नाम के 2 परगने हैं जो किन्नर प्रदेश का ही अंग है, क्योंकि भाषा, वेश और रीति रिवाज की दृष्टि से इन दोनों परगनों के लोग किन्नर ही है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। सरान से 2 मील आगे चलने पर किन्नर प्रदेश शुरू हो जाता है। जब आप सरान से 2 मील आगे चलते हैं तो किन्नौर का प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सतलुज के पार 15-20 और इस पर 18-20 के नाम के 2 परगने हैं। तो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के पार जो है, जैसे मान लो सतलुज नदी है, इसके पार जो है ना 2 परगने हैं, एक ये है और दूसरा ये है। एक का नाम है 15-20, ठीक है, और दूसरे का नाम है 18-20, ठीक है ना, जो किन्नर प्रदेश का ही अंग है, क्योंकि भाषा, वेश और रीति रिवाज की दृष्टि से इन दोनों परगनों के लोग किन्नर के ही है। 15-20 का इलाका जो सतलुज नदी के पार है, इसकी बात हो रही है, सर्वथा आदिम व्यवस्था में है। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए अब तक नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कार्य इनके लिए अब तक नहीं हुआ। इस परगने में एक ऐसा गांव है जहां बैल और गाय नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, इस बात को समझो। जहां बैल और गाय नहीं जा सकते यार, वहां इंसान भी तो कैसे जाएंगे। गांव के निवासी अपनी पीठ पर बछड़ी अथवा बछड़ी को ले जाते हैं, जो बाद में गांव में बैल या गाय बनते हैं। इतना दुर्गम इलाका है ये, देखिए 15-20 का इलाका। मार्ग न होने से सरकारी अधिकारी भी इधर नहीं जाते हैं। यथार्थ में 15-20 और 18-20 के किन्नर भी संविधान के अनुसार किन्नर है, और इनको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो किन्नर आदिवासी को सुलभ है। इसी प्रकार डोडरा कुंवार काशा पाट का भाग भी आदिम जाति क्षेत्र में शामिल होना चाहिए। डोडरा कुंवार हो गया, काशा पाट हो गया, ये भी जो है ना एसटी में आना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है 15-20 और 18-20 का एरिया भी जो है ना एसटी में आने चाहिए। दुर्गम एरिया यार, वहाँ पे पशु नहीं जा सकते, इंसान भी बड़ी मुश्किल से जाता है, तो इनका मानना है कि भी एसटी में होने चाहिए। निचार से 3 मील बांगतू तक उतराई है। बांगनू में सतलुज पर पुल है बना हुआ। बांगतू में सीमांत रक्षा पुलिस की चौकी है। चौकी के लिए नया 2 मंजिला मकान बना है। फिर भी अभी तक वांगतू का विश्राम घर पुलिस के ही अधिकार में है। इसी कारण यात्री को कठिनाई होती है। ठीक है ना। बांगतू में सीमांत रक्षा पुलिस की चौकी है, बीएसएफ की वहां पे एक चौकी है बनी हुई। ठीक है। चौकी के लिए 2 मंजिला मकान बना है, 2 मंजिल मकान है वहां पे, ठीक है, जहां पे बीएसएफ के लोग रहते हैं। फिर भी अभी तक बांगतू का रेस्ट हाउस पुलिस के ही अंडर में है। इसी कारण यात्राओं को कठिनाई होती है। ठीक है। बांगतू बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का पुल ना रहे तो चीनी तहसील का भारत के साथ संबंध कट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। एक जगह का नाम है, उसका नाम है वांगतू। वांगतू, ठीक है। तो वांगतू से पुल जाता है एक, कहाँ के लिए? किन्नौर के लिए, चीनी के लिए। ठीक है ना। तो अगर ये पुल ना होना तो यहाँ इसका जो है ना किन्नौर का ये भारत से ना अलग हो जाएगा ये। तो वांगतू वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक बीएसएफ की चौकी है। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है। यदि यहाँ का ये पुल ना हो ना तो चीनी की जो तहसील है ना वो भारत के साथ अलग ही हो जाएगी, अलग वो बन जाएगा इनका। तो इस पुल को जो ना बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नर पशु प्रेमी होते हैं। पशु इनका धन है। स्वयं भूखे रहकर भी पशु को भूखा नहीं रखते हैं। अपने छोटे बच्चों को पैदल चलाकर भी किन्नरियां भेड़ के बच्चे, छोटे बच्चों को पीठ पर ले जाते हैं। किन्नौर में तिब्बती या भारतीय गाय के संकर में एक नई जाति या बैल तैयार किया जाता है, जिसे जो कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं। उसकी पीठ पर बाल होते हैं, जो कि पूंछ में भी आदि से अंत तक बड़े बड़े बाल होते हैं।
जो साधारण बैल से चौगुना काम करता है। इतना बड़ा बैल होता है ये। परंतु मई के बाद यह रामपुर नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्थान गर्म होता है। इसके अतिरिक्त किन्नर घोड़े और गधे पालते हैं। ठीक है। किन्नर प्रदेश के घोड़े प्रसिद्ध होते हैं। घोड़ों को दाना नहीं दिया जाता है, जंगल के घास पत्तों से वो अपना पेट भरते हैं। रामपुर में कार्तिक के महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको बोला जाता है लवी मेला। ठीक है। कौन से महीने में लगता है ये लवी मेला? कार्तिक के महीने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके पशुओं के बारे में जो बताया गया है, ये जो है एक याक और गाय, याक और गाय से एक नस्ल बनाई जाती है। इसको बोला जाता है जो, कहाँ बोला जाता है? किन्नौर में। ठीक है ना। किन्नर प्रदेश का मुख्य अन्न बथुआ है। इनका मुख्य खाना क्या है? बथुआ। यह काले रंग का राई के बराबर छोटे छोटे दानों का अन्न है। इसके अतिरिक्त जो गेहूं और कहीं कहीं धान की खेती भी होती है। अपने खान पान के लिए आलू भी किन्नर बोते हैं, परंतु जो अन्न पैदा होता है वह 6 मास से अधिक नहीं चलता। शेष 6 मास में से 3 मास सूखे फलों और 3 मास प्रायः जंगल के कंदमूलों, फलों और घास से वह गुजारा करते हैं। लेकिन 1966 के बाद इस क्षेत्र के आर्थिक जीवन में प्रगति का विकास वह रही। ठीक है ना। तो वो जो ना जो बोते हैं गेहूं और कहीं कहीं धान भी हो जाता है किन्नौर में। खाने के लिए आलू भी वो उगा देते हैं, लेकिन अनाज उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता। वो 6 महीने में जो है ख़त्म हो जाता है। जो 6 महीने बच जाते हैं उसमें वे जो सूखे फल खाते हैं और जंगली कंदमूल वगैरह खा लेते हैं, घास फूस से जो सब्जी बना के उसको खा लेते हैं। लेकिन अब तो जो ना प्रेजेंट में यार किन्नौर का जो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। अब तो बड़े बड़े आईएएस वहाँ से, आईएएस ऑफिसर वहाँ से निकलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए किन्नर प्रदेश का कैलाश। नेक्स्ट है किन्नर प्रदेश का कैलाश। किन्नर प्रदेश बहुत अधिक ठंडा है। किन्नौर में सबसे ऊंचा शिखर कैलाश है, जो सदा हिम या बर्फ से ढका रहता है। कैलाश का उच्चतम भाग 18,250 फुट समुद्र तल से ऊंचा है। इसे रॉलडंग कहते हैं। तो कैलाश का सबसे ऊंचा भाग जो है उसको क्या बोला जाता है? रॉलडंग। कितना ऊंचा है? 18,250 फुट समुद्र तल से। ठीक है। मानसरोवर के समीप का कैलाश इससे भिन्न है। देखिए 2 कैलाश है, एक तो है मानसरोवर का कैलाश, एक है किन्नौर का कैलाश। ठीक है ना। तो वो मानसरोवर का कैलाश और किन्नर कैलाश में ना बहुत अधिक अंतर है। इसकी ऊंचाई 22,000 फुट है। किन्नर प्रदेश के कैलाश की शोभा न्यारी है। सूर्य उदय के बाद कैलाश नववधू के समान सज जाता है। थोड़ी देर में नई नई साड़ी पहनकर नए नए रूप धारण करता है, ऐसा लगता है। ठीक है। ऐसा लगता है कि इसका रंग बदल रहा है। मतलब एक मतलब यहाँ पे जो है ना जगमोहन बलोत्रा जी ने एक मतलब कवि की तरह इसका वर्णन किया है। ठीक है। कुमारसेन से एक ऊंचा हिमाच्छादित शिखर दिखाई देता है। कुमारसेन जब आप जाएंगे ना, यहाँ वहाँ से एक बहुत ऊंचा चोटी दिखाई देती है, एक बहुत बड़ा पहाड़। इस शिखर को पहाड़ के लोग हंस बेसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हंस बेसन। लोगों का विश्वास है कि क्या विश्वास? लोगों का विश्वास है कि मरकर जीव वहां पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? हंस बेसन में, ऐसा लोगों का मानना है। जीव को हंस कहने की बात उपनिषद के ऋषियों से पूर्व ऋग्वेद में मिलती है, और ये बात ऋग्वेद में भी बता रखा है कि हंस जो है ना जीव को कहते हैं। तो उस पहाड़ का नाम है हंस बेसन, जहाँ पे ऐसा लोगों का मानना है कि मरने के बाद लोग वहां चले जाते हैं। माना जाता है कि पांडव जब स्वर्गरोहण पर इंद्रप्रस्थ को निकले, तब वो हिमालय के अनेक भागों से घूमते रहे।
अंत में वे लोग किन्नर प्रदेश के कैलाश शिखर की ओर आ गए। मृत्यु के लिए स्वर्गवास अथवा कैलाश शब्द भारतीयों में बहुत प्रचलित है। तो जब जो है ना पांडवों का स्वर्गारोहण हो रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि वे किन्नर प्रदेश होते हुए कैलाश शिखर की ओर आ गए थे। ठीक है। मृत्यु के लिए स्वर्गवास अथवा कैलाश शब्द भारतीयों में बहुत अधिक प्रचलित है। 1957 के प्रारंभ में रोधी ग्राम में ठक्कर बाबा एक थे। ठक्कर बाबा आश्रम की स्थापना आदिम जाति सेवक संघ की सहायता से की गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1957 में जो है ना उसके आरंभ में जो है ना रोधी ग्राम में जो है ना किस आश्रम की स्थापना आदिम जाति सेवक संघ ने की थी, तो उसका नाम था ठक्कर बापा। ठीक है ना। गांव के देवता ने 1 एकड़ के करीब भूमि आश्रम को दान में दी है। अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, सफाई और उद्योग का भी शिक्षा दी जाती है। कृषि के लिए ग्रामवासियों ने आश्रम को अपने कुछ खेत दिए हैं। सिलाई की भी शिक्षा छात्रों को दी जाती है। सिलाई मास्टर के अतिरिक्त एक बुनकर आश्रम का कार्य करता है। छात्र प्रातः साय प्रार्थना करते हैं तथा उठने सोने तक सारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये भी आश्रम है वहां पे एक, जिसका नाम है ठक्कर बापा। ओके। आगे देखिए, अगला है लाहुला। लाहुला क्या है? लाहुला, अब हम लाहौल स्पीति की तरफ मुझे लग रहा है वहां की ओर जा रहे हैं। ठीक है। लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लाहौले। लाहौले। ठीक है ना। लाहौल स्पीति के लोगों को, जो लाहौल के जो लोग हैं उनको बोला जाता है लाहौले। लाहौले आ गए भाई। ठीक है ना। तो स्पीतन को बोला जाता है भोट। लाहौल को लोगों को क्या बोला जाता है? लाहौले। स्पीति के लोगों को बोला जाता है भोट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना है यार ये। ठीक है। लाहौल के लाहौले, स्पीति को भोट कहकर पुकारते हैं। यद्यपि इन लोगों की शक्ल तिब्बत के निवासियों से मिलती है, परंतु इनका कद अपेक्षाकृत छोटा है। लाहौल निवासी हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायी है। स्पीति बौद्ध धर्म के है, किंतु बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ है। लाहौल तथा स्पीतन की उत्पत्ति या भोटों की उत्पत्ति जो है ना आर्य तथा मंगोल श्रेणी के सम्मिश्रण से हुई है। ओके। अब हम लाहौलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लोग व्यापारिक प्रकृति के होते हैं। पहले सर्दी ऋतु में लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर अपने पशु लेकर प्रदेश के निचले इलाकों में आ जाते थे। अब भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, परंतु बहुत कम। अधिकतर लोग अपने क्षेत्र की वस्तुएं बेचने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, जबकि पहले व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अब ये खेती बाड़ी के काम में जुटे रहते हैं और आलू, कूट, जीरा आदि नगदी फसलें पैदा करके देश प्रदेश के अन्य भागों में भेजते हैं। लाहौल प्रदेश में रहने वाली आदिम जाति के व्यक्तियों को लाहौला कहा जाता है। लाहौल प्रदेश के 2 भागों में विभक्त है। एक भाग चंबा राज्य में होने से अब जो हिमाचल प्रदेश में है, चंबा लाहुला कहा जाता है। ठीक है। जो चंबा के भाग में जो लाहौल पड़ता है उसे बोला जाता है चंबा लाहुला। तो शेष भाग कांगड़ा जिले के अंतर्गत पंजाब में था। पंजाब लाहौल की दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी। पंजाब के लाहौल स्पीति प्रदेश भी अनुसूचित क्षेत्र था, तो पंजाब में भी जो ना लाहौल का क्षेत्र आता था। ठीक है ना। उनकी स्थिति अच्छी थी। इनके विकास पर पंजाब सरकार विशेष ध्यान दे रही थी, परंतु हिमाचल के अंदर का लाहुला बहुत बुरी हालत में था। दोनों लाहुल भाषा भूषा की दृष्टि से एक है। परस्पर विवाह शादी होती है। पांगी में बहुपति प्रथा नहीं है। पांगी में जो है ना बहुपति प्रथा नहीं है, नोट करना इस बात को, परंतु लाहौल में यह प्रथा पाई जाती है। तो ये था लाहौला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्रिलोकीनाथ। तो जनजातीय के टॉपिक में एक त्रिलोकीनाथ मंदिर का भी वर्णन है, तो इसको भी पढ़ लेते यार। ठीक है ना। यह देवता लाहौल चंबा से में है। यह संगमरमर पत्थर की एक सुंदर मूर्ति को देखने के साथ ही काशी विश्वनाथ के पास अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति का स्मरण हो जाता है। यह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही है
इस बड़ी मूर्ति के ऊपर छोटी सी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो देखिए त्रिलोकीनाथ जो है ना, यह देवता जो ना लाहौल और चंबा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ एक संगमरमर के पत्थर की सुंदर मूर्ति देखने को मिल जाती है, जो काशी विश्वनाथ के पास अन्नपूर्णा जो देवी है, उस मूर्ति का, उसको देख जो ना उस मूर्ति की याद आ जाती है। ऐसी ऐसी मूर्ति है ये। ठीक है, यह मूर्ति भी वैसी ही है। इस बड़ी मूर्ति के ऊपर छोटी सी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति के ऊपर एक मूर्ति है जिसका नाम है महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो। ठीक है, यह मूर्ति भी संगमरमर की ही है। यहाँ के मूल निवासी इस मूर्ति को अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं इनको? अनाज गुरु। ठीक है, त्रिलोकीनाथ मंदिर की बात हो रही है। उस मंदिर में मूर्ति जो है ना, वो जो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति जो लगती है, उसके ऊपर महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है संगमरमर की है, उस मूर्ति को लोग क्या बोलते हैं? अनाज गुरु। इस प्रदेश में अन्न की कमी होने के कारण अनाज गुरु देवता की पूजा हो तो यह उचित ही है। बीच में एक बार लाहौल तक लद्दाख के राजा का राज्य था और दूसरी तरफ कुल्लू तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया होगा। हिंदू धर्म की एक ही शाखा बौद्ध है। पूजा की पद्धति में हिंदू और बौद्ध दोनों स्वरूपों का मिश्रण है। यह देवता हिमालय की अधिकतम निवासियों का मान्य है। त्रिलोकीनाथ का मंदिर उस मकान में है जो पांडवों का बसाया हुआ बताया जाता है। यह मंदिर सारा का सारा जो है पत्थर का बना है और ग्लेशियर गांव के अनेक घरों को बहा कर ले जाता है। क्या बोल रही है? यह मंदिर जो है ना सारा पत्थर का बना है और ग्लेशियर गांव के अनेक घरों को बहा कर ले जाता है। इसलिए मंदिर पत्थर का होना है। ठीक है, इसलिए जो ना ग्लेशियर से बचने के लिए इस मंदिर को जो ना पत्थर ही पत्थर का बना रखा है। मंदिर के आगे बने हुए मकान भी बहुत बार नष्ट हो चुके हैं, परंतु पांडवों का बनाया यह मकान नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसके भीतर रखी मूर्ति सदा सुरक्षित रहती है। इस सारे प्रदेश में त्रिलोकीनाथ सबसे बड़ा देवता माना जाता है। हमेशा यहाँ 50 यात्री आते हैं। वैरागी और सन्यासी त्रिलोकीनाथ को हिंदू देवता मानते हैं और कैलाश यात्रा के समान पवित्र मानकर यात्रा करते हैं। देवता के नाम पर काफ़ी जागीरें हैं। त्रिलोकीनाथ के संबंध में निम्नलिखित कथन प्रसिद्ध है। तो देखिए त्रिलोकीनाथ के बारे में क्या क्या वहाँ पे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ आज त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, इसके सामने ऊंचे शिखर पर पहले कभी गांव की भेड़ बकरियां चुगा करती थी। ठीक है, जो आज भी चुगती है। बहुत समय पहले यहाँ शिखर पर एक पुआल गडरिया भेड़ बकरी चुगाता था। क्या नाम था गडरिया का? पुआल। वो जो है ना इस शिखर पर जो ना भेड़ बकरी चुगाता था। शाम को जब वो घर आता था तो बकरियों के मालिक जब दूध निकालने बैठते थे तब दूध नहीं निकलता था। ठीक है ना। किसानों ने पुआल को भला बुरा कहा और उस पर शंका की। देखिए जो लोगों की भेड़ बकरियां चुगाता था, वो इस पर्वत पे जो है ना बकरियों और भेड़ों को ले जाता था और शाम को जब लोग बकरियों से दूध निकालते थे तो दूध नहीं निकलता था, तो लोगों को लगा कि पुआल के मन में खोट है। ठीक है, परंतु पुआल कहता था कि उसने दूध नहीं लिया है। एक दिन पुआल दिन भर छिपकर देखता रहा कि कौन दूध पी जाता है। इतने में एक आदमी आया और बकरियों के थन में मुंह लगाकर दूध पीने लगा। पुआल ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने बताया कि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। तो देखो ना, पुआल व्यक्ति को जो है ना, पुआल गडरिये को जो है ना त्रिलोकीनाथ देवता ने जो है ना साक्षात दर्शन दिए। उसने पुआल को बताया कि तुम मुझे उठा लो और जहाँ मैं भारी हूँ और तुम उठा ना सको वहाँ ही मुझे रख देना और वहाँ मेरा मंदिर बना देना। पूछने पर उसने बताया कि मेरी पूजा लामा ही करेगा। कौन करेगा मेरी पूजा? लामा। लोगों का कहना है कि मंदिर का भीतरी भाग विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। इस मंदिर में दिन रात घी का दिया जलता रहता है। भक्त लोग घी चढ़ाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये बड़ी सी स्टोरी बताई इन्होंने। पुआल को जो ना त्रिलोकीनाथ ने दर्शन दिए, उसने उन्हें जो ना दूध पीते हुए पकड़ा, बकरी का दूध पीते हुए, देखो ना, और उन्होंने बोला कि मेरी पूजा जो ना लामा ही करेंगे। ठीक है,
और भाई जहाँ आप थक जाएंगे मुझे उठाते हुए तो वहीं मुझे रख देना, और जहाँ पर रखोगे ना वहाँ मेरा मंदिर बना देना। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। यहाँ जो यात्री आता है वह अपनी ओर से बौद्ध मंत्रों से चिन्हित झंडी लगाकर जाता है। इस प्रकार मंदिर के आगे झंडों का मूला सा बन गया है। वैरागी लोग यहाँ आकर रामायण का पाठ करते हैं। उनके विचार से यह खंड में सबसे बड़ा राम मंदिर है। बौद्ध और हिंदू दोनों एक साथ अपने ढंग एक ही मंदिर में पूजा करते दिखाई देते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर में जो है ना, देखिए रामायण का पाठ भी होता है और बौद्ध धर्म भी अपनी पूजा से अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये दोनों वहाँ पे ना दिखाई देते हैं, ऐसी जो दृश्य है। त्रिलोकीनाथ से 6 मील दूर थरोट गांव है, जहाँ से लाहौल शुरू हो जाता है। थरोट पहुँचने पर मालूम होता है कि किसी सरार का राज्य शुरू हुआ है। यहाँ घोड़े खच्चर की अच्छी सड़क शुरू होती है। मील और फरलॉन्ग के पत्थर लगे मिलते हैं। यह सड़क तांडी में रोड के साथ मिल गई है। आज से कुछ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं ना के बराबर थे, लेकिन अब सरकार ने सड़क शिक्षा व स्वास्थ्य के विशेष ध्यान दिया है। शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 के अनुसार तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा जिले के अंतर्गत लाहौल और स्पीति प्रदेश शेड्यूल्ड एरिया अथवा अनुसूचित क्षेत्र माने गए थे। कब माने गए थे ये? 1950 के अनुसार जो वहाँ की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन से एरिया? कांगड़ा, ठीक है, और लाहौल और स्पीति शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र माने गए थे। लाहौल और स्पीति प्रदेश में रहने वाले तिब्बती शेड्यूल ट्राइब अथवा अनुसूचित आदिम जाति माने जाते थे। पंजाब सरकार ने इन प्रदेशों के विकास पर अच्छा ध्यान दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री भीमसेन सच्चर इस प्रदेश में केलंग तक गए थे। भारत सरकार के कमिश्नर श्री श्रीकांत जी उधर से जाने के बाद इस अनुसूचित क्षेत्र में अनेक उपयोगी विकास कार्य शुरू किए थे श्रीकांत जी ने। ठीक है, इन कार्यों में शिक्षा, प्रसार, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण तथा खोखसर से केलंग तक जीप रोड का निर्माण, लाहौल स्पीति तथा लाहौल में अनेक पुल बनाने का काम प्रमुख था। तो भारत के जो कमिश्नर थे ना श्रीकांत जी, उन्होंने बहुत अधिक काम किया था। यहाँ पे ध्यान रखना। निस्संदेह इन कार्यों से यहाँ की जनता बहुत अधिक प्रसन्न, कृतज्ञ तथा उत्साहित हुई है। ठीक है, सड़क और नहरों के कार्य में हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिया गया, जो यहाँ के लिए बहुत अधिक उत्तम हुआ। अन्यथा लाहौल स्पीति के निवासी भी पांगी लाहौल के लोगों की तरह बेकारी के कारण मुसीबत में होते थे। ऐसे प्रदेश में खुली सड़कें रोजगार के लिए यहाँ के मूल निवासियों के मस्तिष्क भी खुलते हैं तथा वहाँ बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित हो जाता है, जो आज के युग में बहुत जरूरी है। लाहौल स्पीति चारों ओर, क्या लिखा है ये? लाहौल स्पीति चारों ओर बहुत ऊंचे शिखरों से घिरा रहने से वह प्रदेश मानसून की कृपा दृष्टि से ओझल रहता है और वहाँ वर्षा नहीं होती है। ठीक है, प्रायः सूखे और नंगे पहाड़ है। ठीक है ना, इसमें पेड़ नहीं है, घास भी बहुत कम होती है। जलाने और मकान के लिए लकड़ी बहुत अधिक मुश्किल से बहुत अधिक कीमत पर प्राप्त होती है। स्पीति में झाड़ियाँ भी नहीं होती है और वहाँ के निवासी बकरी की गणी से लकड़ी का काम लेते हैं तथा उसी से रसोई बनाते हैं। घर की छतें मिट्टी की होती है। बर्फ के दिन अनेक बार घर की स्त्रियां छत पर गिरी हुई बर्फ को नीचे फेंकती है। छत की बर्फ को फावड़े आदि से नीचे गिराने का काम यहाँ की औरतें करती है। वास्तव में यहाँ के जीवन में भी स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। औरतों की मेहनत से पर्दा हुई कमाई यहाँ के पुरुष खाते हैं। ऐसा कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। स्पीति के अधिकतर निवासी तिब्बत की तरह तंबू के घरों में रहते हैं और इन घरों के साथ ही चलते फिरते रहते हैं। दिन में 5 बार चाय पीते हैं, परंतु यहाँ के गरीब लोग चाय की लकड़ी और पत्तियों के कूड़े ही घंटों उबाल कर
उसमें नमक मिलाकर पीते हैं। इस चाय में ही सत्तू मिला लेते हैं। यही उनका भोजन है। बांस अथवा लकड़ी की लंबी छेददार मथनी में मक्खन डालकर इस चाय को मथते हैं और मज़े से पीते हैं। देखो यार, एसटी में जो लोग होते हैं ना, इनकी जो खाने पीने की जो दशा है वो तो थोड़ी सी दयनीय टाइप की होती है, हमें ऐसा लगता है। जब वहाँ पे लकड़ी नहीं होती, घास नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है, पानी सही से नहीं होता, तो यार उनका जीवन यापन थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पीति के कुछ भाग में नहाना और बर्तन मांजना अपशकुन माना जाता है, क्योंकि मरने पर ही ऐसा होता है। कुछ स्थान पर मरने के बाद भी ऐसा करना आवश्यक नहीं है। लाहौल को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो देखो, कुछ जगह ऐसे यहाँ पे जहाँ पे जो है ना बर्तन नहीं मांजते, तो उनको अपशकुन मानते हैं लोग। ठीक है, लाहौल को हम जो है ना कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है, एक है मध्य लाहौल, जो केलंग के आसपास बसा है। यह प्रदेश शिक्षा, यातायात आदि की दृष्टियों से अपेक्षाकृत आगे है। दूसरा भाग है तांटी से थरोड़ तक। यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत उपजाऊ है, लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि भी है और राजनीतिक चेतना भी यहाँ पाई जाती है। लाहौल स्पीति के नेता प्रायः इसी भाग के रहने वाले हैं। तीसरा भाग केलंग के 12 मील आगे से शुरू होता है, ठेठ लद्दाख तक और स्पीति तक। इस तीसरे भाग के निवासी एकदम पुराणवादी, अशिक्षित तथा गरीब है। वैसे कुल मिलाकर लाहौल का तीसरा भाग और सारा स्पीति एकदम अपेक्षित रहा है। देखिए, लाहौल के बारे में पूछ सकते हैं कि लाहौल के लोगों को जो है ना लाहौल को अपने कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक तो है मध्य लाहौल, ठीक है, जो केलंग के आसपास बसा है, जहाँ पे जो है यह प्रदेश शिक्षा, यातायात आदि की दृष्टि से अपेक्षाकृत आगे है, अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा भाग है थरोट तक, तांटी से थरोट तक। ठीक है, यहाँ की भूमि जो है ना उपजाऊ है और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता है। तीसरा भाग है 12 मील आगे, केलंग से जो है ना 12 मील आगे और लद्दाख तक पहुँच जाता है ये तीसरा भाग। वहाँ के निवासी जो है ना एकदम मतलब पुराणवादी है, पुरानी इनकी सोच है, शिक्षा नहीं है, गरीब है। और कुल मिलाकर उक्त तीसरा भाग और सारा स्पीति एकदम उपेक्षाकृत रहा है, मतलब तीसरा भाग की तरह ही है पूरा स्पीति, तो अगर देखा जाए कुल मिला के। ठीक है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1953 में पांगी लाहौल में विकास कार्यों के लिए 6 लाख रुपयों की सहायता स्वीकृत की थी। 1953 में जो है ना पांगी लाहौल में विकास कार्य करने के लिए ना 6 लाख रुपए दिए थे। बहुत थे उस वक्त 6 लाख रुपए, 1953 की बात हो रही है। आज की डेट में तो 6 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन 1953 में 6 लाख बहुत थे। तो पांगी लाहौल के विकास कार्यों के लिए जो है ना 6 लाख रुपए दिए थे। इससे यहाँ अनेक उपयोगी कार्य शुरू किए गए। खोकसर में जिंगगीवार तक जीप रोड बनाने के लिए 1,50,000 रुपये का अनुदान भारत सरकार ने दिया था। यह क्षेत्र 1966 से पहले पंजाब का भाग था। भारतीय संविधान के अनुसार पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति के लिए एक सलाहकारिणी समिति अथवा एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी। इस काउंसिल में 5 सदस्य लाहौल से तथा 5 सदस्य स्पीति से मनोनीत किए गए थे। राज्य के मुख्यमंत्री काउंसिल के अध्यक्ष तथा राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी मंत्री होते थे। केलंग इस प्रदेश का केंद्र स्थान था। यहाँ नायब तहसीलदार, पुलिस थाना, अस्पताल, डाकघर, स्कूल, पशु चिकित्सालय और अच्छा बाजार है। रोहतांग पर ही व्यास ऋषि के नाम के कुंड है। यहाँ ही व्यास नदी का उद्गम है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। जोत अथवा पास, या इसको बोल सकते हैं दर्रे पर जोरों की हवा चलती है। कहा जाता है दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर जोरों की हवा चलती है। कभी कभी भार से लदे खच्चरों का काफिला इस हवा से उड़कर नीचे गड्ढे में जा गिरता है। कई बार यहाँ पे जो है ना ऐसा भी होता है। तो इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अपने नॉलेज के लिए ना ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मनाली।
मनाली में क्या था, पढ़ लेते। कुल्लू मनाली या कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी संसार के दर्शनीय स्थानों में से एक मानी जाती है। इस घाटी में आज हर तरफ से मोटर मार्ग है। घाटी का अंतिम गांव राला है। कौन सा गांव है? राला, जो रोहतंग पास की उतराई के अंत में है। मनाली ही लाहौल स्पीति के अतिरिक्त लद्दाख तक का व्यापारिक केंद्र है। मनाली से आगे लेह तक का पहले घोड़े खच्चर का रास्ता था। करीब 20 दिनों में लेह पहुंच जाता था। मनाली में बढ़िया किस्म के सेब होते हैं। कुल्लू के सर्वोत्तम सेब समझे जाते हैं। कुल्लू के सेब जो है ना सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के वह साधन उपलब्ध है जो आज के सभ्य समाज के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मनाली की ऊंचाई करीब 7000 फीट है। स्थान बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। चारों तरफ सघन देवदार रूपी वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई है। ब्यास नदी के किनारे हो बसा उत्तम नगर हिमालय दर्शन में। यार यहाँ पे मनाली की तारीफ हो रही है, ठीक है। तो मनाली का जो है ना अंतिम गांव कौन सा है? राला। आपने तो लिख सकते हैं, मनाली में तो है ही सब कुछ बढ़िया है। मनाली तो एक टूरिस्ट प्लेस है यार, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक, जो है हमने ये आदिम जनजातियां पढ़ी किन्नौर लाहौल स्पीति की। अब हम पंगवाल के बारे में पढ़ेंगे, मगर पंगवाल के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी 2 वीडियो और बन सकती है, 1-1 घंटे की, लगभग 1-1 घंटे की, ठीक है। तो यदि आपको मज़ा आ रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और यदि आप सच्चे HAS के एस्पिरेंट हो तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। ये मुझे इतना भी पता है। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं ना, इंटरेस्ट के साथ पहुँचे हैं, आप इस वीडियो को बार बार सुने, बार बार देखें। बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बार बार इसकी ऑडियो सुने यूट्यूब चला के, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पंगवाल। वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरी जनजातियों का जो टॉपिक है हम जो है ना ख़त्म कर देंगे सारी। और 3-4 वीडियो बनेगी और 1-1 घंटे की, 4 घंटे में आपकी जो है ना ये सारी जो जनजातियों का टॉपिक है जोगमन बलोखरा के बुक से वो कंप्लीट। तो आपने क्या करना है भाई, आपने बार बार वीडियो देखनी है, आपका ऑटोमेटिक ये माइंड में बैठ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। लास्ट में जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम इनके MCQ भी लगाएंगे। और बोलो आप, ठीक है। जो MCQ पिछले पेपर में पूछे गए हैं वो भी हम लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उससे भी हमें बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज मिल जाएगी कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।